वही भाई टीका बॉर्डर पे दो किसानों ने आत्महत्या करी और एक की मौत हो गई, दो किसानों की मौत हो गई। उन्होंने आत्महत्या के बाद नोट भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार तारीख पे तारीख दे रही है। क्या इसका सरकार पे असर पड़ेगा क्या? देखिए, जब सारा का सारा देश सो रहा था तब हमारे देश के उन तमाम शहीद, जो उनको शहीद ही कहा जाएगा, हमारे देश के किसान भाई जिन्होंने देश के खातिर, आत्महत्या नहीं कह सकते हम इसे, उन्होंने देश के खातिर जान गंवाई है। वो इसलिए गंवाई है कि उस भारतवर्ष की मिट्टी पर, जिस मिट्टी की मिसाल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विदेश के कोने कोने तक दी जाती थी, जिस भाईचारे की मिसाल, जिस प्रेम, जिस अनेकता, जिस अखंडता की मिसाल विदेशों में दी जाती थी, जिस देश के किसान को पूजा जाता था, उस देश के किसान आज जब यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठने के बावजूद भी देश की सरकार उनकी ओर ध्यान केंद्रित और आकर्षित नहीं कर रही, तो जिस कारण वो किसान मजबूरी में आकर परेशान होकर उस किसान ने आत्महत्या करी है। वो इसलिए आत्महत्या करी है कि उसने जिस भारत देश को आजाद कराने के खातिर अपने बेटों को कुर्बान कर दिया इस देश के ऊपर, उस देश की मिट्टी के अंदर, जिस देश की मिट्टी को कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उस कृषि प्रधान देश की मिट्टी के अंदर आज किस तरीके से देश के किसान के ऊपर जो अत्याचार और दुर्व्यवहार हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। और देश की निकम्मी नाकारा सरकार जो देश के किसान की ओर ध्यान केंद्रित भी नहीं कर रही है, वो उसके लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह और सवाल खड़े करके गए हैं वो आत्महत्या करने वाले किसान, कि आपको उन सवालों का जवाब देना होगा। आखिर कब तक और कितने समय तक और कितने लंबे समय तक हमारे देश के किसान भाइयों को यहाँ बैठे रहना पड़ेगा, और आखिर कब तक इस 77 दिन के सफर के दौरान 170 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत आखिर कब तक सहेगा हिंदुस्तान? आप मुझे एक बात बताइए, 170 से ज्यादा जो किसान शहीद हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके घर और परिवार की जिम्मेदारी लेने वाला है कोई देश के अंदर का नेता जो जिम्मेदारी ले कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके घर परिवार को मैं चलाऊंगा? या फिर जिस किसान ने आत्महत्या करी है उसकी बेटियां थी, उनकी बेटियों की शादी करने की जिम्मेदारी मैं लूंगा? है कोई इस देश के अंदर नेता? वो नेता जो रहते इस देश में है, खाते इस देश का है, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। उन्होंने आज अपने फायदे के चलते हमारे देश के किसानों को बलि का बकरा बना दिया। प्रधानमंत्री मेरे भी हैं और आपके भी हैं, मैं भी प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, लेकिन जब प्रधानमंत्री महोदय देश की जनता को बलि का बकरा बनाएंगे और देश की जनता को परेशान करेंगे तो हम लोग हरगिज परेशान नहीं होने देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों का सब्र का बांध टूट चुका है, 70 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए, अब वो आत्महत्या जैसे कदम उठाने लगे? देखिए, हमारे देश का किसान वो किसान है जो किसान किसी को दर्द नहीं दे सकता, खुद दर्द सहन कर सकता है लेकिन कभी किसी को दर्द नहीं दे सकता। ये देश का वो किसान है जिस किसान के ऊपर आरोप लगाया जाता है खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी होने का। जनाब, एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर आतंकवादी जान लेते हैं, कभी जान देते नहीं है, अपनी ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लेकिन ये अपनी माँ से ज्यादा प्रेम इस भारत माँ की मिट्टी से करते हैं। और जब इसकी भारत माँ की मिट्टी को परेशान किया जाएगा, जब इनसे इनकी मिट्टी के खातिर सौदा किया जाएगा, तो ये उस सौदे को हरगिज सहन नहीं करेंगे। और ये अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करने वाले, भारत माँ से प्रेम करने वाले देश के किसान, जब इनके भारत देश के अंदर देश के किसान को परेशान किया जाएगा और सरकार नहीं सुनेगी, तो भैया क्या करेंगे ये किसान? आप सोच लीजिए। किसान का क्या है, देश के अंदर एक नेता का कुत्ता मर जाए तो लोग ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, और देश के अंदर 170 से ज्यादा किसान मर गए लेकिन एक नेता के ट्विटर हैंडल से उसके लिए ट्वीट नहीं निकला, उसके लिए सांत्वना नहीं निकली। भाई 26 जनवरी पे एक मामला सामने आया था झंडे वाला जी, ऐसी एक कल जब चक्का जाम हुआ तो भिंडरा वाला का एक जो है झंडा वहां भी देखा गया। ये क्या है कि जब भी कहीं किसान प्रदर्शन करता है, कुछ भी करता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं दिखाई देती हैं। देखिए, इस आंदोलन के चलते 77 दिन के दौरान और 2 महीने इससे पहले रेल की पटरी के दौरान देश की सरकार अनेक हथकंड अपना चुकी है देश के किसान को बदनाम करने के लिए। देश की सरकार के द्वारा हिंदू मुस्लिम से लेकर और तमाम तरीके की राजनीतिक और रंजिश की साजिश
देश के किसानों के लिए रची जा चुकी हैं। इनकी कोशिश और साजिश ये है कि इस देश के किसान को आतंकवादी साबित कर यहाँ से भगा दिया जाए, कैसे भी करें। ये इनकी साजिश और षड्यंत्र है। आप देश के किसान के आंदोलन में हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे उसकी छवि खराब हो। एक बात आप मुझे बताइए, 2 महीने किसान रेल की पटरी पर बैठा, आपने वहां कहीं कोई खालिस्तान का झंडा देखा? नहीं देखा ना। उसके बाद 2 महीने से ज्यादा देश का किसान सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और राजस्थान बॉर्डर बैठा। आपने यहाँ पर किसी को देखा खालिस्तानी समर्थक का झंडा लहराते हुए? नहीं देखा ना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि यहाँ अगर कोई आएगा और गड़बड़ करेगा तो देश का किसान उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। ये झंडा कौन लहरा रहा है? ये झंडे लहराने वाले वो लोग हैं जो देश के किसान के आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। मात्र चंद पैसों के खातिर अपने ईमान का सौदा करने वाले वो लोग जो भारत देश की भूमि के साथ गद्दारी करते हैं, ये वो लोग हैं जो देश के किसान को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं। एक और बात कही जा रही है कि चक्का जाम का कुछ खासा असर जनता पे नहीं देखा गया, तो इससे क्या सरकार पे असर पड़ेगा? भैया, चक्का जाम का असर तो भाजपा राज में दिखता था। ये कहां से समझेंगे कि चक्का जाम हो चाहे भारत बंद हो। इनके लिए तो भारत बंद और चक्का जाम जब होता है जब सरकारी संपत्तियों को तोड़ा जाए, इनके लिए तो तब होता है ना सफल। भैया, ये देश का किसान है, ये वो किसान है जो बंजर भूमि से अनाज पैदा करता है। ये अपनी मातृभूमि की एक एक मिट्टी की कीमत को जानता है। इसने अपने बच्चों को सरहद की हिफाजत के लिए भेज रखा है, इसलिए ये कभी भी अपनी मातृभूमि को आघात पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। तो इसीलिए भारत बंद के दौरान आपने देखा एम्बुलेंस को किस तरीके से किसान भाइयों ने हट के रास्ता दिया। जो जरूरत की चीजें थी, जिन्हों का आना जाना बेहद जरूरी था, वो भी आ और जा रही थी। कल बैठ के मैंने न्यूज चैनल देखा तो उस न्यूज चैनल के दौरान दिल को इतना आघात पहुंचा, दिल को इतना दुख हुआ कि न्यूज चैनल पर बैठकर अपने ईमान का सौदा करने वाले पत्रकार कहते हैं कि यहाँ किसान भाइयों के बैठने से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है डेली का। एक बात मुझे बताइए मेरे भाई, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि यहाँ बैठने से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। तो 6 महीने जब देश के अंदर कोरोना की आड़ में पूरे भारत को बंद कर दिया गया था, उसका जिम्मा कौन लेगा? बताइए ना। क्या तब भारत देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचा? क्या तब भारत देश को नुकसान नहीं पहुंचा? या आज कोरोना देश से खत्म हो गया कि देश का किसान सड़क पे बैठ जाता है तो कोरोना शुरू हो जाता है, कोई और आंदोलन शुरू हो जाए तो कोरोना शुरू हो जाता है। लेकिन आप बिहार पहुंचते हैं तो कोरोना लुप्त, बंगाल पहुंचते हैं तो कोरोना लुप्त। दिल्ली देश की राजधानी है ना तो आयात हो पा रहा है ना निर्यात हो पा रहा है। कई लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन कोरोना काल में तो मजबूरी थी, लेकिन अब जानबूझ के बंद किया गया। एक बात आप मुझे बताइए, सुनिए, आप गाजीपुर बॉर्डर आए हैं, कहाँ से आए हैं? रोज आते हैं आप? रोज यहीं पर रहते हैं क्या परमानेंट तंबू या कैंप लगाकर? रोज आते जाते हैं ना। तो जब आप आ और जा सकते हैं तो क्या सामान आ और जा नहीं सकता? एक बार, अरे भैया, ट्रक में सामान आता है। एक बात मुझे बताइए, हमारे देश के अंदर क्या जगह जगह एक आम आदमी के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा है? यहाँ किसान ने, आप लोग ये नहीं बताएंगे कि किसान ने 2 रोड घेर रखे हैं सिर्फ, बाकी के 3 रोड क्या आपके पिताजी की वहाँ शादी समारोह है जो आपने बंद कर दिए? बताइए ना। एक आम आदमी अगर यहाँ बीमार हो जाए तो अगर उसको एम्बुलेंस से जाना हो तो कैसे जाएगा? बैरिकेड हो तो एक बार को हटा भी दे, लेकिन आपने तो पत्थर की दीवार बना दी, वो कैसे हटाएंगे? तो वो भी किसान ने रोकी है क्या? ये बताइए, है आपके पास जवाब उसका? जैसे 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इन 3 राज्यों में चक्का जाम नहीं किया गया, क्या सरकार कदम पीछे हटा ली? देखिए, आपको एक बात बताऊं, देश के किसान ने और एक और बताए तो इसे लेके फेसबुक पे एक मीम्स भी चल रहा है कि यूपी में जो ये चक्का जाम नहीं करा गया, क्यों करा गया, क्यों नहीं करा गया? उसमें योगी जी का उदाहरण दिया जा रहा है। योगी जी का तो भैया बहुत ही कलाकार आदमी है। इतना बड़ा कलाकार आज से पहले नहीं देखा, बहुत बड़ा कलाकार है। आप शुक्र मानिए, आपने उनसे जाकर ये नहीं पूछा कभी भी। आप एक बार अगर प्रश्न कर दिया ना उनसे, किसी ने भी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भैया वो ये काम कर सकते भी हैं। बहुत टैलेंटेड आदमी है उत्तर प्रदेश के। उनसे अगर आपने जाकर कह दिया कि भैया किसान यहाँ पर सर्दी है, जनवरी फरवरी की ठंड हो रही है, किसान ठंड से मर रहा है, कुछ नहीं करेंगे वो आदमी। वो आदमी कैलेंडर पलटेगा और कहेगा लो फरवरी का नाम बदल के मैंने जून कर दिया। समझे? आप उससे पूछ लो कि भैया देश के अंदर विकास नहीं हो रहा,
तो वो तो शुक्र मानिए उसका बस नहीं चल रहा, नहीं तो वो ये भी कह सकता है कि सारे जितने भी लड़के हैं सबका नाम आज से विकास, आप जहाँ ढूंढ लो वहीं विकास, सबका नाम बदल सकता है वो विकास कर। आप उनकी बात तो ना करें तो ही बेहतर है, समझ रहे हैं? इनको नामकरण करने का इतना शौक है कि लाखों करोड़ों रुपए नामकरण के नाम पे ही खर्च कर देते हैं। इतने में तो भाई तो नामकरण की बात हुई, लेकिन सरकार कह रही है कानून को निलंबित कर दे, उस पे किसान तैयार नहीं है। किसान कह रहे हैं कानून को वापस ले, उसके लिए सरकार तैयार नहीं है। तो उधर वो बैठे हैं, उधर आप बैठे हैं, ऐसे थोड़ी कोई समाधान। चलो एक बात तो आपने बड़ी अच्छी कही कि मतलब सरकार माननी है कि अब यहाँ पर किसान है, सरकार मानती है क्या इस बात को? सरकार तो यही मानने को तैयार नहीं है कि ये किसान है, क्योंकि सारे के सारे किसान तो भैया ऐसे हैं पार्लियामेंट में बैठ गए हैं। अब आप ये देखिए हेमा मालिनी जी जो है वो मथुरा से सांसद है, लेकिन आपने देखा महाराष्ट्र में उनका घर है, तो भैया महाराष्ट्र में फर्स्ट फ्लोर पे वो उगा रही है गन्ना, सेकंड फ्लोर पे गेहूं उगा रही हैं और महाराष्ट्र की जनता का पेट भर रही हैं, ठीक है। दूसरी ओर आप ये देखिए पार्लियामेंट के अंदर इनकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो गई, ठीक है, और तमाम तरीके के मंत्री और नेता हो गए। वो पार्लियामेंट में कोई गेहूं उगा रहा है, कोई मक्का उगा रहा है, कोई ज्वार उगा रहा है, तो कोई गन्ना उगा रहा है। सारे खेती करने वाले तो पार्लियामेंट में पहुंच गए। आप और हम तो आतंकवादी हैं, हमें तो आतंकवादी बता रही है सरकार, ये समझ लीजिए आप। सारे के सारे तो जब आपने किसानों को पार्लियामेंट में भेज दिया, एक तरफ आतंकवादी बता रही है, एक तरफ झंडा दिख जा रहा है। आप किसको झंडे का राग रप रहे हैं? झंडा झंडा करे जा रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, आप देश के अंदर उन्हें झंडे की बात बता रहे हैं जिनके बेटे खुद तिरंगे के अंदर लिपट कर आते हैं? अब क्या हमें अपना सीना फाड़ के दिखाना पड़ेगा कि हमारे लिए अपनी मातृभूमि के लिए कितना प्रेम है? दिखाना पड़ेगा क्या आपको फाड़कर? तब आपको यकीन होगा। ये बताइए ना आप मुझे, जो बेटा आज आपको बता दूं ये वो भारत देश है जो माँ अपने कलेजे पर पत्थर रखकर, सीने पर पत्थर रखकर बेटों को सरहद की हिफाजत के लिए भेजती है, और जब उसका बेटा सरहद पे शहीद होकर आता है ना तो उसके पिताजी आंखों से आंसू नहीं बहाया करते, बल्कि छाती चौड़ी कर कर कहते हैं कि मेरा बेटा देश के खातिर शहीद हुआ। ये वो भारत देश की मिट्टी है जिसके आज आप पिताओं से तिरंगे का सबूत मांग रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस काले कानून, जिसको काला कानून कहा जा रहा है, इसमें काला क्या आज तक बता ही नहीं पाए। तो आप एक बात बताइए ना, आप ये पूछिए उनसे कि आपने 1950 से लेकर 1960 का कृषि एक्ट पढ़ा है अमेरिका और यूरोप का? बताएंगे आप उसके बारे में? नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। एक बात बोलना चाहूंगा 2 लाइनों की कि क्रिकेटर बिके, पत्रकार बिके और बिक गए बड़े बड़े एक्टर। क्रिकेटर बिके, पत्रकार बिके और बिक गए बड़े बड़े एक्टर। बिना बिके सरकार की छाती पे खड़ा है देश के किसान का ट्रैक्टर, और ये देश के किसान का ट्रैक्टर जब तक नहीं हटेगा, जब तक देश की सरकार इन तीनों कृषि काले कानूनों को वापस नहीं। पत्रकार रजत शर्मा ने ट्वीट करा कि कुछ जुगनू इकट्ठे हैं एक सूरज को डालने के लिए। हाँ, आप एक बात भी तो मुझे बताइए, सुनिए, पत्रकारों का क्या है? पत्रकार बहुत लंबी होड़ में है। पत्रकारों को आज बहुत जल्दी है राज्यसभा सांसद बनने की, बहुत जल्दी है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनने की। आज के टाइम में नेताओं से बड़े पत्रकार बन रहे हैं नेता, जो राज्यसभा की कुर्सी भी संभाल रहे हैं और सरकार की दलाली कर फुल मजे और ऐश भी ले रहे हैं। ये वो देश के पत्रकार हैं जिनको तब चौथा स्तंभ खतरे में नहीं आता। रजत शर्मा जी तब तो पत्रकारों डिबेट नहीं चलाते जब पत्रकारों को उठा लिया जाता है। जब रजत शर्मा जी डिबेट शो नहीं चलाते अपना, जब सरेआम जिन्हें उठाया वो गौरी लंकेश की हत्या कर दी जाती है, क्यों नहीं करते आप उस टाइम पे? तब देश का चौथा स्तंभ खतरे में नहीं आता। लेकिन एक अर्नब गोस्वामी जैसा दलाली करने वाला पत्रकार क्या गिरफ्तार हो जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का चौथा स्तंभ खतरे में आ जाता है। और आप ये देखिए, सत्ता की दलाली करने वाले पत्रकारों को कोई डर नहीं, खुलेआम करते हैं। आज एक बात मुझे आप बताइए, आज देश का चौथा स्तंभ जिसका कार्य है सच्चाई दिखाने का, आपको लगता है वो सच्चाई दिखा रहा है? वो तो आज ये देश की सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो किसान भाइयों को समर्थन दे रहा है। और ये समर्थन भी आप समझिए, यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया भारत देश के नहीं है। अगर होते तो शायद ये इन पे भी बैन करा देते। लेकिन आजकल तो पत्रकारों से भी सवाल किए जाते हैं कि कौन सी पार्टी के पत्रकार हैं आप, ये पूछा जाता है पत्रकारों से भी। तो भाई आप एक बात सोचिए, आपने आज देश की वो स्थिति कर दी कि आपने देश से विपक्ष को समाप्त कर दिया है। देश के अंदर आपने तमाम चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के किसान को बलि का जो बकरा बना दिया है। ये बलि का बकरा देश के किसान को हरगिज नहीं बनने दिया जाएगा। और पूरे देश के अंदर आप क्या समझते हैं, हम बोलते हैं तो हम ऐसे ही बोल लेते हैं क्या?
हमें तमाम तरीके की थ्रेड कॉल्स आती हैं। कोई कहता है कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, तो कोई कहता है कि मैं ईडी से बोल रहा हूँ। सारे सीबीआई और ईडी वाले हमसे ही पूछताछ करेंगे, उनसे ये नहीं पूछा जाता। ये सारे के सारे भाजपा वाले लंबी लंबी छोड़ने में माहिर हैं। कोई अपनी बीवी छोड़ता है तो कोई कांधार तक जाकर आतंकवादी छोड़ के आता है। सारे लंबी लंबी छोड़ने में माहिर हैं। समझ रहे हैं आप? मोहित भाई, कपिल मिश्रा का एक ट्वीट है, किसान आंदोलन की आड़ में राष्ट्र की एकता अखंडता से खिलवाड़। देखिए, ये राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रभुता और संभुता ये बनी रहेगी। हमारे देश का राष्ट्र एक एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर दिवाली और रमजान दोनों की रौनक पाई जाती है। इस बात में कोई दोहराई नहीं कि भारत देश की संस्कृति अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम को पूरे देश नहीं विदेश तक पूजा जाता है। लेकिन जब आप जैसे चंद लोग सत्ता की दलाली करते हैं और कुर्सी से प्रेम करने के खातिर भारत माँ और देश के तिरंगे का सम्मान को भी धूमिल करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत देश की छवि धूमिल होती है। और इस छवि को धूमिल करने का काम आप चंद लोग करते हैं जो सिर्फ चंद पैसों के खातिर अपने ईमान का सौदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। बहुत बढ़िया।